दोस्तों, श्रीलंका आज एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा है। देश का एक्सटर्नल डेब्ट 52 बिलियन डॉलर्स हो गया है। फॉरेन रिजर्व बहुत बहुत कम रह गए हैं। श्रीलंका ने पहले भारत से हेल्प की डिमांड की, फिर चाइना से, फिर अमेरिका से। अब श्रीलंका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज की डिमांड कर रहा है। देश की जनता सड़कों पर उतर आई है। लोग प्रेसिडेंट रेजिडेंस पर हमला करना चाहते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चावल 250 रुपीज पर किलोग्राम और दूध 300 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। और बाकी ईटेबल्स नदारद हैं। पेट्रोल और डीजल मिल नहीं पा रहा। लोग एक दूसरे से पहले अपने व्हीकल में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए लड़ रहे हैं। इस रीजन से पेट्रोल पंप्स के बाहर आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ रही हैं। प्रेसिडेंट राजपक्ष गोटाबाया और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्ष के बिना सभी मंत्री रिजाइन कर चुके हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन है इस सारी अफरा तफरी के पीछे, और क्या इस इकोनॉमिक क्राइसिस का श्रीलंका की पास्ट सिविल वार और इंडिया से कोई कनेक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिगर पॉइंट, ईस्टर डे बॉम्बिंग्स। गाइस, वैसे तो इस डेब्ट और मिसमैनेजमेंट के पीछे के कारण ऐतिहासिक भी हैं, और मैं वीडियो में आगे चलकर इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। पर इस इकोनॉमिक क्राइसिस का ट्रिगर पॉइंट 2019 में हुई ईस्टर डे बॉम्बिंग्स हैं। हुआ यूं कि 21 अप्रैल 2019 ईस्टर डे के दिन श्रीलंका में सो कॉल्ड इस्लामिक सुसाइड टेररिस्ट बॉम्बर्स ने 3 चर्चेस और 3 लग्जरी होटल्स में सुसाइड बॉम्बिंग कर डाली। वह यही नहीं रुके, नेक्स्ट डे उन्होंने एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और एक गेस्ट हाउस को भी उड़ा डाला। इन सारे एक्सप्लोजन्स में टोटल 269 लोग मारे गए, जिनमें से 45 फॉरेन नेशनल्स थे। इनमें से 3 पुलिसमैन, 8 सुसाइड बॉम्बर्स भी थे। अराउंड 500 पीपल इंजर्ड भी हुए। इसके बाद बहुत सारे देशों ने अपने सिविलियंस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि वह श्रीलंका में ना जाएं। इसके बाद श्रीलंका का इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर, जो श्रीलंका जीडीपी का 10% प्रोड्यूस करता था, वह एकदम से बंद हो गया। पॉइंट नंबर 2, कोविड-19 पैंडेमिक। गाइस, जो श्रीलंकन इकोनॉमी पहले ही बुरी तरह से ईस्टर बॉम्बिंग्स के कारण क्राइसिस में चल रही थी, कोविड-19 पैंडेमिक ने श्रीलंकन इकोनॉमी की जैसे कमर ही तोड़ डाली। मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जनवरी 2020 में अनाउंस कर दिया था, और मार्च 2020 को इसे एक महामारी यानी कि पैंडेमिक अनाउंस कर दिया था। इसके रिजल्ट में जो श्रीलंकन विदेशों में काम कर रहे थे, उन्हें या तो वापस आना पड़ा या उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। आपको बता दूं कि बहुत सारे श्रीलंकन अपनी अर्निंग के लिए विदेशों जैसे कि गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, यूएई, कतर, लेबनान, कुवैत और दूसरे देशों जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंडिया में जाते हैं। सो कोविड-19 की वजह से जो फॉरेन मनी देश में आ रही थी, वह बिल्कुल ही बंद हो गई। इससे जो श्रीलंकन फॉरेन कंट्रीज में गए थे, उनके परिवार जो श्रीलंका में रह रहे थे, उनकी आमदन का कोई रास्ता ना बचा। पॉइंट नंबर 3, बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स। दोस्तों, श्रीलंका अपने इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और एग्रोकेमिकल्स के इंपोर्ट पर हो रहे एक्सपेंसेस को कम करने के लिए अपने आप को 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाला संसार का पहला देश बनाना चाहता था, और ये राजपक्षे सरकार का एक चुनावी मुद्दा भी था। इसलिए श्रीलंकन सरकार ने मई 2021 में देश में एग्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के यूज और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। पर क्योंकि इन सारी थिंग्स की कोई रिप्लेसमेंट तो आपके पास होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। श्रीलंकन सरकार को उम्मीद थी
कि वह जल्द ही 1 लाख टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर ईयर बनाने लगेगी, जो कि प्रैक्टिकली ओवरनाइट अचीव करना पॉसिबल नहीं था। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एकदम से कम हो गई। श्रीलंका का टी एक्सपोर्ट बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। चावल जिसमें श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट प्रोड्यूस करता था, इस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कारण श्रीलंका को चावल भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो इस ऑर्गेनिक फीलिंग ने श्रीलंकन इकोनॉमी को एक बड़ा झटका दिया। पॉइंट नंबर 4, राजापक्सा फैमिलीज कंट्रोल ओवर श्रीलंका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस श्रीलंकन गवर्नमेंट के राज्यकाल में श्रीलंका इतनी वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा है, उस कैबिनेट में राजपक्सा फैमिली के एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। यहाँ तक कि एक बाप भी मंत्री और उसके दोनों बेटे भी मंत्री। आइए देखते हैं कैसे। इनमें से सबसे चीफ है महिंदा राजपक्षे, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, और इनके एक बेटे हैं नमल राजपक्षे, जो है मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। इनके दूसरे बेटे हैं योशिता राजपक्षे, और ये है चीफ ऑफ स्टाफ। गोटाबाया राजपक्षे, जो कि महिंद्रा राजपक्षा के भाई हैं, वो खुद प्रेसिडेंट हैं। बेसिल राजपक्षा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये एक अमेरिकन श्रीलंकन है। इन्हें पार्लियामेंट में एंट्री करवाने के लिए श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, और इनकी करप्शन के चर्चे के कारण इन्हें मिस्टर 10% भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चमल राजपक्षा। ये पहले पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं, और फिर ये शिपिंग और एविएशन के मंत्री भी रहे हैं। इनका एक बेटा शशेंद्र राजपक्षे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और दूसरा बेटा शमेंद्र राजपक्षे श्रीलंकन एयरलाइन के डायरेक्टर है। तो इस परिवार के हाथ में श्रीलंका का पूरा कंट्रोल था, और देश का 75 to 80% बजट इनके हाथों में होता था। इन्होंने जो लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया, चाइना और दूसरे देशों से लिए हैं, उसको देश का विकास करने में कम यूज किया और अपनी जेबें लबालब भर ली। इस फैमिली ने अपने होम टाउन हम्बनटोटा को डेवलप करवाने के चक्कर में और क्या किया, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 5, चाइनाज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। भाव चाइना की वह नीति जिसके अनुसार वो नीडी देशों को लोन देता है, और जब वह देश लोन को रीपे नहीं कर पाते, तो उन देशों को अपनी शर्तें मानने के लिए बोलता है, जिससे उनकी प्रॉपर्टी या बिजनेस को चाइनीज कंपनीज अक्वायर कर लेती है। पिछले पॉइंट में मैंने आपसे बात करी थी कि राजापक्सा फैमिली ने अपने होम टाउन हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करना सोचा था। अब इसके लिए जरूरत थी फंड्स की, यानी लोन की। श्रीलंका ने इसके लिए इंडिया से और फिर यूएसए से अप्रोच करी। दोनों देशों ने जब अपने लेवल पर असेसमेंट करके देखा, तो पाया कि यह पोर्ट श्रीलंका को कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं देगा। सो इन दोनों देशों ने लोन देने से मना कर दिया। फिर श्रीलंका चाइना की ओर गया, तो चाइना ने फट से हाँ बोल दिया, क्योंकि वह तो अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी और OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी के अनुसार द ओल्ड सिल्क रूट को दोबारा से चालू करने का इनिशिएटिव ले चुका है। उसने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए श्रीलंका को 1.3 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया। कुछ सालों में पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, पोर्ट वर्किंग में आ गई। जब लोन रीपेमेंट करने का समय आया, तो श्रीलंका कर नहीं पाया, क्योंकि कुछ परसेंट तो मंत्री ले गए थे, और ऊपर से पोर्ट की लोकेशन भी प्रॉफिटेबल नहीं थी। सो श्रीलंका को उसी डेवलप्ड पोर्ट का 70% पार्ट चाइना को 1.2 बिलियन डॉलर्स में बेचना पड़ा। तो ले देकर देश को बेच डाला। सो इसमें जितना रोल राजापक्सा फैमिली का है, उतना ही रोल चाइना का भी है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये पॉइंट है श्रीलंका सिविल वॉर। दोस्तों, श्रीलंका में तमिल्स और सिंहलीस के बीच संघर्ष श्रीलंका की फ्रीडम के पहले का है। अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड और रूल पॉलिसी के अनुसार
तमिल्स को ज्यादा एजुकेशन दी। इससे वो सिविल सर्विसेज में और लोअर पोस्ट पर ज्यादा पदों पर रहने लगे, बट उनकी पॉपुलेशन सिंहलीज की रेशो में कम थी। श्रीलंका की कुल 2.18 करोड़ पॉपुलेशन में से 75% सिंहलीज, 15% तमिल्स और 10% मुस्लिम्स हैं। आजादी के बाद जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुरू हुई तो सिंहलीज ने अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए तमिल्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 1956 में एक कानून सिन्हला लैंग्वेज एक्ट लाया जाता है, जिससे सिर्फ सिन्हला भाषा को ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और सारे सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों में एसेंशियल कर दिया गया। तमिल भाषा को डिसरिस्पेक्ट किया जाने लगा। तमिल मूवीज, लिटरेचर पर श्रीलंका में बैन लगा दिया गया। इससे तमिल्स की जॉब चली गई। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में वे माइनॉरिटीज की तरह ट्रीट होने लगे। इससे उनके मन में आक्रोश आया। पहले तो उन्होंने शांतमय तरीके से इसका विरोध किया। फिर तमिल्स के कुछ आर्म्ड ग्रुप पैदा हुए, जिनको 1986 तक भारत ने भी फंड्स, वेपन्स और आर्मी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, जिससे एलटीटीई यानी कि लिट्टे जैसा एक बड़ा ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की एसोसिएशन का रिस्पॉन्सिबल भी यही एलटीटीई है। अगर आप ये सारी पूरी जानकारी एक अलग सी वीडियो में डिटेल में चाहते हो तो कमेंट्स में लिखें यस डिटेल। तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इस सारे सिविल वॉर ने श्रीलंका पर बहुत सा डेब्ट चढ़ा दिया। 2009 में इस सिविल वॉर के एंड में श्रीलंका ने वर्ल्ड बैंक से 2.6 बिलियन डॉलर का लोन लिया। इस 26 ईयर चले सिविल वॉर ने बहुत सारे सिविलियंस, आर्मी मैन को खत्म कर दिया। श्रीलंका का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह से डैमेज हुआ। पॉइंट नंबर 7, रिडक्शन इन टैक्स। श्रीलंका में नवंबर 2019 में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को 15% से रिड्यूस करके 8% कर दिया गया और 7 और तरह के टैक्स हटा दिए गए, जिसमें से एक टैक्स ऐसा था जो सिर्फ बिजनेसमैन से ही लिया जाता था और वो था 2%, जिसका नाम था नेशन बिल्डिंग टैक्स। इसके अलावा सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे श्रीलंका की इंटरनल इनकम बहुत कम हो गई और जीडीपी को 2% से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। पॉइंट नंबर 8, रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों, इस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर भी श्रीलंका के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें से श्रीलंका यूक्रेन से जो व्हीट और रॉ आयरन इंपोर्ट करता है वह रुका हुआ है, जिस रीजन से श्रीलंका में फूड सेफ्टी का खतरा मंडरा रहा है और लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। और जो श्रीलंका यूक्रेन को टी एक्सपोर्ट करता है वो बंद होने के कारण श्रीलंका अपने फॉरेन रिजर्व जो कि अराउंड 2 बिलियन डॉलर के बचे हैं उनको बचा नहीं पा रहा है। श्रीलंका रशिया से भी मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, साल्ट, सल्फर, प्लास्टर, लाइम, पेपर एंड सैरल्स इंपोर्ट करता है, जो वो अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। जबकि रशिया श्रीलंका से कॉफी, टी, स्पाइसेस, रबर, फिश प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट करता है, जो कि अभी बंद पड़ा है। दोस्तों, ये थे मेन रीजन जिनके चलते श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस इतना डीप चली गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।